वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए कि वकील ख्वाजा अहमद ने कहा है कि शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। मैं मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाकयात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ती थी, जिसके बाद मुल्जिमान के ट्रायल हुए थे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है? दौरान समाअत वकील ख्वाजा अहमद ने 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के अलामी का तस्करा करते हुए कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़े पर 15 मई को अलामिया जारी कर दिया था। हमें अलामी पर कोई एतराज नहीं है। अलामिया में कहा गया कि 9 मई पर इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कहा गया कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अलामी के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने फौरी तौर पर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। PFUJ पीका कानून के खिलाफ आज यौम सियाह मनाया जाएगा। अलामी के मुताबिक मुल्क भर में प्रेस क्लबों पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी रैलियां भी निकालेगी। सहाफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज सियाह पट्टियां बांध कर की जाएंगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। सदर मुमलिकत का मुलाकात के बगैर ही बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक बात है। उन्होंने मजीद कहा कि वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करने के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू की जाएगी। काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादुम के बाद तैयारे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तैयारा हेलीकॉप्टर समेत दरिया में जा गिरा। तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। हादसे में पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन भी लुक़्मा-ए अजल बनी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर उतरने से चंद मिनट कबल मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर का तसादुम हो गया। तैयारा 2 टुकड़ों में तकसीम होकर दरियाए पोटोमैक में जा गिरा। तैयारे में सवार तमाम 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में सवार 3 फौजी हलाक हो गए। तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। वाशिंगटन में पेश आने वाले इस अफसोसनाक तैयारे हादसे में पाकिस्तानी खातून असरी हसीन भी लुक़्मा-ए अजल बन गयी, जबकि खातून के शौहर हम्माद रजा ने उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी है। दरिया से बेशतर लाशें निकाल ली गई हैं। पेंटागन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे को 9/11 के बाद बदतरीन फिजाई हादसा करार दे दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फिजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने की चंद वजूहात सामने आ गई हैं। तैयारे और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 67 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि 1 रोज पहले भी एक परवाज को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे में हिदायत की गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले, जिसके बाद जहाज ने रुख तब्दील कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हादसे में 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई कि आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो, लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ, जिसके बाद जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। अमरीकी मीडिया का यह भी बताना है कि तबाह होने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम एयरपोर्ट के पास जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टरों को परवाज की इजाजत पर सवालात पैदा हो गए हैं।
दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर तैयारे हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि तहकीकात का अमल जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि डीसी एरिया के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब एक मुसाफिर तैयारा और आर्मी हेलीकॉप्टर के दरमियान होने वाले तसादुम में कोई जिंदा नहीं बचा। सदर ट्रंप का कहना था कि हम एक कौम के तौर पर हर उस कीमती जान के लिए गमगीन हैं जो अचानक हमसे छीन ली गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात अभी तक वाजे नहीं हो सकी और इस वक्त यूएस मिलिट्री और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि हम पता चला लेंगे कि ये तबाही कैसे हुई और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है, वो आए बैठे और हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सदके दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने बहुत नेक नियति से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए। हमारी कमेटी ने कहा कि हम तहरीरी मुतालबात दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल भी फराहम किया गया। खुले दिल के साथ उनसे मुज़ाकरात में बैठे शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को वजीर आजम की पेशकश से फायदा उठाने की मशवरा दे दिया है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब उसे वजीर आजम की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग मार्च और धरने पीटीआई को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और न आइंदा लेकर जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही है। तलाल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात पीटीआई की फितरत में ही नहीं है। मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और पीटीआई को सुनने की आदत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से डेडलाइन दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई को कहा था कि बैठें और बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि वजीर आजम साहब मुज़ाकरात की दावत तल्ख लहजे के साथ नहीं दी जाती। शौकत यूसुफजई ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि धमकियां भी दें, इंतशारी भी कहें और फिर मुज़ाकरात की दावत भी हो, ऐसा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से नहीं भागी बल्कि वफाकी हुकूमत बैकफुट पर चली गई है। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना था कि हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे, हम आज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने एमक्यूएम क़यादत में इख्तिलाफात खत्म कर दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बहादुराबाद के दौरे में एमक्यूएम की क़यादत की अहम रहनुमाओं के साथ एक बैठक में इख्तिलाफात दूर किए। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर एमक्यूएम को मजबूत बनाएंगे। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि पार्टी में मामूली बातों पर इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। उनका मजीद कहना था सूबा हो या वफाकी हुकूमत, कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए हर सतह पर आवाज बुलंद की जाएगी। नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला पर पड़ता है। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा कि कबायली अजला में अमन अमान का मसला दरपेश है, जिसे हल करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिफारती ताल्लुकात और कानूनी पेचीदगियों का बखूबी इदराक है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs तैयार करके विफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजेगी। वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने एक बयान में कहा था कि कुरम में अमन कायम हो गया है, बंकर्स गिराए जा रहे हैं, मोर्चों को खत्म किया जाएगा।
खबर शामिल करेंगे। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शाहदरा पुल पर हादसा पेश आ गया है। शालीमार एक्सप्रेस वे की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है। हादसे में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई है। जाए हादसा पर रेलवे अफसरान और अमले ने पहुंचकर इमदादी काम भी शुरू कर दिया है। CEO रेलवे आमिर अली बलोच ने हादसे की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। खबर देंगे मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाले 4 अफराद वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। FIA के मुताबिक जिंदा बच जाने वालों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद करा दिए हैं। वापस आने वालों ने FIA को बयान दिया है कि इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात भी दे दी। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद निशानदही पर गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। FIA का कहना है कि मुलजिम ने साथियों से मिलकर शहरी से 35 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम ने मुतासरा शहरी को मोरितानिया भिजवाया, जहां से स्पेन जाना था। मुतासरा शहरी स्पेन जाने में नाकाम रहा और वतन वापस पहुंच गया। पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ओनेजा ऑन्ड्रियो की तबीयत खराब हो गई है। पुलिस के मुताबिक होटल और गेस्ट हाउस मालिकान की जानिब से खातून को कमरा देने से इनकार के बाद अमरीकी खातून को फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। अमरीकी खातून को समाजी रहनुमा शारा फैसल पर कायम समाजी दफ्तर ले जाया गया। समाजी तंजीम के सरबराह का कहना है कि अमरीकी खातून टीपू सुल्तान थाने में थी। खातून की तबीयत आराम ना करने के बायस खराब हो चुकी है। अमरीकी खातून के रहने का इंतजाम भी कर दिया गया। खातून मेरी बहन है, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। समाजी तंजीम की खवातीन रजाकार और अमरीकी खातून के साथ रहेंगी। इससे कबल अमरीकी खातून गार्डन में वाक़ई अपार्टमेंट से रवाना हो गई थी। पुलिस के मुताबिक खातून का कहना था कि रात से बैठी हुई हूँ, अब आराम करना चाहती हूँ। IT कोर्सेज के बाद अब डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस का आगाज। नासिर रहीम लोधी एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट के तहत डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और प्रैक्टिकल की फ्री नई क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। नासिर रहीम लोधी एजुकेशनल सपोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर लोधी ने जिला कोरंगी के तलबा और तालिबात के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स शुरू कराने का ऐलान कर दिया। जिला कोरंगी में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां तलबा और तालिबात समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा ने शिरकत की। नासिर लोधी ने बताया कि IT कोर्सेज तो सब करा रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को पहले दिन से कारोबार सिखाना और कराना चाहते हैं। ये बच्चे सब जानते हैं, बस इनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ई कॉमर्स इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं इस लांडी कुरंगी का रहने वाला हूँ, यहाँ के हकीकी मसाइल को समझता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया ये नौजवान है, जो ऑलमोस्ट मोर देन 55% है टोटल आबादी का। इनको अगर हम दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल कर गए तो इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और ई कॉमर्स के जरिए मैं चाहता हूँ, पाकिस्तान मार्केट नहीं है, हम इनको अमेरिका की मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। UAE में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंग्लैंड में मेरी कंपनी ऑलरेडी अमेज़न में भी रजिस्टर्ड है। तो हम ये सारी जो तजर्बा है इन बच्चों तक पहुंचाएंगे और इनको कदमों पे खड़ा करना है हमने। 100 से जायद बच्चों को पहले फेज में तरबियत दी जाएगी और बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के माहिरीन की निगरानी में न सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे बल्कि साथ ही आमदन के जराए भी बनाएंगे। सबसे पहले तो देखें ये कि जो क्लासेस नहीं ले सकते तो वो अपना लॉस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो स्लॉट्स रखे हैं सर ने वो इस तरीके से रखे हैं कि हर बंदा मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो क्लासेस लेना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि क्लासेस लेना इससे ज़रूरी है, आप यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जा रहा है। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई अपना स्टोर बनाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी ये ट्रस्ट ही जो है वो दे रहा है। इसकी वजह से वो मार्केटिंग का पैसा भी होगा, उसके अंदर लगेगा, फिर प्रोडक्ट का पैसा भी होगा। यानी आपको समझ लो कि प्लेट में खाना रख के मिला, आप खाओगे कैसे ये आपको पता है।
آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جمعرات کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا گیا اور 5 زخمی ہو گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ہلاک ہونے والے فوجی کی شناخت 20 سالہ لیام حازی کے طور پر کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے 5 فوجیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں دھوم دھام سے جاری ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کو سجا دیا گیا ہے، نئی جدید کرسیوں کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی ڈولی دھوم دھام سے اٹھانے کی تیاری جاری۔ قذافی اسٹیڈیم دلہن کی طرح سجنا شروع ہو گیا، نئی جدید کرسیوں کی تنصیب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ 4 ماہ کے ریکارڈ مدت میں نیا اسٹیڈیم جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن میں کام کرنے والے ورکرز کو 8 فروری کو سہ فریقی سیریز کا میچ دیکھنے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ورکرز سے ملاقات کی اور انہیں دن رات کام پر شاباش پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے ورکر سے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھوں گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جدید ترین بین الاقوامی سہولتوں سے مزین اسٹیڈیم تیار کیا گیا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ شائقین کرکٹ نئی سہولتوں سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری ٹیم نے دن رات محنت سے کام کیا اور ناممکن ٹاسک کو ممکن بنایا۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے اور ہم اپنے وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ایونٹ کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کے لیے تقریبات کا شیڈول ترتیب دے دیا ہے۔ چیئرمین محسن نقوی نے تمام تقریبات کی حتمی منظوری بھی دے دی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پنڈی سمیت ملک کے 3 اسٹیڈیمز کو نیا روپ دیا گیا ہے۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں متوقع طور پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے متوقع مہمان خصوصی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب حضوری باغ میں 16 فروری کو منعقد کی جائے گی۔ تقریب میں اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور آئی سی سی آفیشلز شرکت کریں گے۔ ایونٹ کے شیڈول اور ٹیموں کی پاکستان آمد میں تاخیر کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں تمام ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت کو یقینی نہیں بنایا جا سکے گا۔ 8 ٹیموں کے کپتانوں کی پریس کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی نہیں ہوگا۔ چین کی مشہور کرین بنانے والی کمپنی ہینن مائننگ کرین کمپنی لمیٹڈ نے ملازمین کو حیرت انگیز بونس دینے کا منفرد طریقہ اپنایا۔ کمپنی نے $11 ملین یعنی تقریباً 70 کروڑ روپے بطور بونس پیش کیے، مگر ایک غیر روایتی شرط کے ساتھ کہ جتنا گن سکتے ہیں اتنا لے جائیں۔ چین کی ایک کرین کمپنی نے اپنے ملازمین کو انعام دینے کا انوکھا انداز اختیار کر لیا۔ کرین بنانے والی کمپنی ہینن مائننگ کرین کمپنی لمیٹڈ کی انتظامیہ نے میز پر $1 کروڑ سے زائد مالیت کے UN کیش کی شکل میں رکھے۔ کمپنی نے اپنے ملازمین سے کہا کہ 15 منٹ کے اندر جتنا چاہے نقد لے لیں۔ اس موقع پر کچھ ملازمین نے حیرت انگیز طور پر لاکھوں UN اپنے حصے میں لے لیے، جبکہ ایک خوش نصیب نے 1 لاکھ UN یعنی تقریباً 12 لاکھ روپے جمع کیے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب ہینن مائننگ کرین کمپنی نے اپنی ثقافت سے دنیا کو حیران کیا ہو۔ 2023 میں بھی کمپنی نے اپنے سالانہ عشائیے میں ملازمین کو لاکھوں کا بونس دیا، جس سے ان کی فراخ دلی کی شہریت مزید پختہ ہو گئی۔ بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے مری سمیت مختلف شہروں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملائکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری کی توقع ظاہر کی ہے۔ دیر، چترال، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، شانگلہ، بنیر اور سوات میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برفباری کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
چین میں نئے قمری سال کے موقع پر جب انسان نما روبوٹس نے رقص کیا تو محفل میں جیسے دھوم مچ گئی۔ یہ روبوٹ جو یونیٹری H1 کہلاتے ہیں دنیا کے تیز ترین روبوٹس میں شامل ہیں اور ان کی تیز رفتاری اور مہارت دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ چین میں نئے قمری سال کے آغاز کے موقع پر ہونے والے ایک میلے میں انسان نما روبوٹس کے ڈانس نے انٹرنیٹ صارفین کو حیران کر دیا۔ AI ٹیکنالوجی سے لیس یونیٹری H1 کو پہلے ہی دنیا کا تیز ترین روبوٹ قرار دیا جاتا ہے، سے بھی کم ہے۔ اسے تیار کرنے والی کمپنی کے مطابق یہ روبوٹ انسانوں جتنا اچھل سکتا ہے اور 30 کلومیٹر گرام تک وزنی چیزیں بھی اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنا توازن برقرار بھی رکھ سکتا ہے اور دھکا دیے جانے پر خود کو سنبھال لیتا ہے۔